हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में पीईटी के सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया हुआ है हरित क्रांति, उसे कंप्लीट कवर करेंगे और इनसे हर बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट क्विज के साथ सभी यहाँ पे नोट्स वगैरह आपको सब प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसे देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हरित क्रांति की बात कर रहे हैं तो ये 1960 से इसकी बात शुरू हो गई थी कि अच्छे अच्छे बीज लाए जाएं जिससे हमारी जो पैदावार है, फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो। इसलिए ये 1960 से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, तो ये किया था डॉक्टर विलियम गॉर्डन। डॉक्टर विलियम गॉर्डन ने इसका यूज़ सबसे पहले किया था। और ये कहाँ से संबंधित थे, तो यूएसए से संबंधित थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा इसके विकास का जो श्रेय दिया जाता है, विश्व में किसने सबसे पहले हरित क्रांति का शुरुआत की थी, किसने बीजों के साथ प्रयोग किया था, तो वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने, ये मैक्सिको में रहते थे, वहीं पे इन्होंने गेहूं की फसल के साथ अपना जो प्रयोग है वो किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। इनके इसी काम के लिए नॉर्मन बोरलॉग को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1970 में, 1970 में। अब याद रखिएगा, यहाँ शांति की जगह कृषि आ जाए तो गलत होगा, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अलग से पुरस्कार नहीं दिया जाता नोबेल वाला। ये शांति के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया। कुछ स्पेसिफिक फील्ड हैं जिसमें ही नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये क्वेश्चन घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा ये नॉर्मन बोरलॉग को मिला था, ये जो स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन, उनको नहीं मिला, जो इंडियन है, जो भारत में कहे जाते हैं हरित क्रांति के जनक, उन्हें ये नहीं मिला था। आगे बात करेंगे यहाँ पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में शुरुआत हुई थी। मैक्सिको में एक नवीन उच्चतम उत्पादकता वाले गेहूं की प्रजातियों की यहाँ पे शुरुआत हुई और वहीं से सीख के आए थे MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आरंभिक तौर पर ये जो हरित क्रांति शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले गेहूं पर इसका प्रयोग किया गया था, गेहूं की कृषि में। इसलिए शुरुआती दौर में सिर्फ गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। अगर बात करें 1964-65 की, तो उस टाइम पे गेहूं का उत्पादन 123 लाख टन था, जो कि बढ़ गया था 85-86 में आके 470.5 लाख टन हो गया था। उसके बाद 8-9 में आके धीरे धीरे सुधार होने लगा और ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन हो गया। गेहूं का 806.8 लाख टन हो गया था 8-9 में आके। आगे बात करेंगे, हरित क्रांति की ही वजह से गहन कृषि का विकास हुआ। कम ज़मीन में अच्छा बीज लगाया जाए, ज़्यादा उसमें जो कृषि यंत्र हैं वो यूज़ में लाए जाएं, ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग हो, इस तरह से अच्छी फसल लाने का प्रयास किया गया कम ज़मीन से ही। परिणाम स्वरूप जो कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि अर्जित की गई। इसके अलावा उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य था हमारा, कि हमारा अनाज में किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, वो हमारे लक्ष्य को अचीव किया गया। आगे बात करेंगे, हरित क्रांति ने भारत में कृषि के जीवन निर्वाहक स्वरूप को बदला। थोड़ा व्यापारिक स्वरूप भी आया, व्यापार भी किया जाने लगा, थोड़ा गेहूँ दूसरे देशों में भी भेजा जाने लगा जहाँ पे उत्पादन कम होता था। इस तरह से कृषि मॉडल की जो बेहतरी का काम इसमें किया गया। हरित क्रांति के कारण गेहूं की फसल में उत्पादन में अत्यंत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। पूछा जाता है किस चीज़ में ज़्यादा वृद्धि हुई, सबसे ज़्यादा तो गेहूं में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा चावल में भी वृद्धि हुई थी। ग्रामीण समृद्धि में सापेक्षिक रूप से इससे सुधार हुआ था। ग्रामीण जो फसलें हैं वो सुधरी थी, इसलिए किसानों में भी सुधार आया था। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आए थे हरित क्रांति के, वो क्या क्या थे ये पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरित क्रांति के प्रसार में पूंजीवादी कृषि के विकास की संभावना निर्मित हुई, मतलब पूंजीवादी कृषि का जन्म हुआ। इस तरह से जो अभी तक लोग अपना इंडिविजुअल खेती करते थे उससे बढ़ गई ये कृषि, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अंतर प्रादेशिक और अंतः प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हुई। जैसे बात करें पंजाब वाले एरिया की या फिर उत्तरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले एरिया की, वहाँ पे पूंजीवादी कृषि की जाती है। जो ठेकेदार होते हैं वो कृषि कराते हैं, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे सब इंडिविजुअल छोटे छोटे किसान होते हैं। आगे बात करेंगे, और उधर वाले किसान आपने देखा होगा, पश्चिमी जो किसान है पंजाब साइड वाले, वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे यंत्र बने जो कृषि में लाभदायक होते हैं। इस तरह से जो लोगों को रोजगार मिलता था कृषि के रूप में, वो नहीं मिल पाता था लोगों को। नए नए यंत्र आ गए जो काम कर देते थे आसानी से। इस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ी हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूँ, चावल जैसे कुछ फसलों तक ही सीमित रहा। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में मात्रात्मक असंतुलन बढ़ा। जो कुछ फसलें थी, जो मेन फसलें थी, सिर्फ उसी पे इसका असर दिखा। अगर तिलहन की बात की जाए उस पर ज़्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ा। दालों में उतना खास उस टाइम पे असर नहीं पड़ा था। गेहूं चावल में जो अन्न थे, अनाज थे, उसमें ज़्यादा असर पड़ा। मोटे अनाज कम होने लगे, तो इस तरह का कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आया था। आगे बात करेंगे, हरित क्रांति के क्षेत्रों में
मृदा में लवणता, नाइट्रोजन संबंधी विषाक्तता में वृद्धि हो रही थी, कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था, भूमि जो है उसका जो एक स्टैंडर्ड होता है वो ख़त्म हो रहा था इसी हरित क्रांति की वजह से। भूमि की जो उर्वरता है, नमी है, जल स्तर है, उसमें कमी उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा पारिस्थितिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। जो एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो मिट्टी का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था अलग अलग केमिकल से, और ये चीज़ें सब हरित क्रांति की वजह से ही हो रही थी, क्योंकि कृषि को बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। आगे बात करेंगे, एक द्वितीय चरण भी आया था हरित क्रांति का, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि में शुरू किया गया था। बहुत सारी अलग अलग जो फसलें हैं उनके विकास के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया था। ज़्यादा जो चावल या दालें हैं उस पर सुधार की इसमें बात की गई थी, क्योंकि पहली वाले में ज़्यादा फोकस गेहूँ पर था। और इस टाइम पे जो सेकंड वाला चरण शुरू हुआ था, इसमें जो क्षेत्र छूट गए थे पहले वाली हरित क्रांति में, उसको भी कवर करने की कोशिश की गई। जैसे पूर्वी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, इन सब में पहुंचाने की कोशिश की गई हरित क्रांति को। इसके अलावा बाकी फसल जैसे चावल, दलहन और तिलहन में भी उत्पादन में वृद्धि का इसमें लक्ष्य रखा गया। हरित क्रांति के इस द्वितीय चरण में निम्न तथ्यों पर जोर दिया गया। कौन कौन से तथ्य हैं? सिंचाई के साधनों के विकास संबंधित इसमें काम किए गए। बहुत सारी ऐसी सिंचाई की योजनाएं चालू की गई जो कृषि को बढ़ोतरी में उसकी हेल्प कर सके, सबको उर्वरक प्राप्त हो सके, इसलिए छोटे छोटे पैकेट बनाए गए उर्वरकों के, जिससे आसानी से कम पैसे में सभी किसानों को उर्वरक प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो उत्पादन करता था कीटनाशकों का, उसको भी सब्सिडी दी जाने लगी, जिससे सबको सब्सिडी मिले, कम दाम में मिल जाए और सबके पास उपलब्धता हो कीटनाशक खरीदने की, उर्वरक खरीदने की। तो ये सभी काम किए गए दूसरी वाली हरित क्रांति में, द्वितीय चरण में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी डिटेल दी गई है, उसको देख के आप प्रोसेस जान के ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।